नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब कल संसद में नए स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी लोकसभा में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जारी है, लेकिन इसी बीच स्पीकर पद के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनडीए ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडी अलायंस ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नॉमिनेशन की। दोनों ही प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कर चुके हैं और कल जो है वो चुनाव की बारी है। हालांकि संख्या बल के हिसाब से अगर बात करें तो ओम बिरला का एक बार फिर से स्पीकर बनना तय माना जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं देश की आजादी के बाद से जो एक परंपरा रही निर्विरोध लोकसभा स्पीकर के चुनाव का, वो कहीं ना कहीं इस बार वो परंपरा टूटी है, क्योंकि विपक्ष ने भी अपनी तरफ से उम्मीदवार दे दिए हैं। ओम बिरला की अगर बात करें तो कोटा बूंदी से तीसरी बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता है। 2014, 19, 24 में कोटा बूंदी से ये सांसद चुने गए। 2003 से 2014 तक कोटा दक्षिण से विधायक भी रहे, तो विधायक भी रहे, सांसद भी बने और दूसरी बार लोकसभा स्पीकर के लिए अपना पर्चा भरा है। तो देखिए, बहस के बाद विपक्ष को जवाब देने की परंपरा शुरू की, तो अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसी नई चीजें हैं जिसको इंप्लीमेंट भी किया। स्पीकर पद पर रहते हुए मिलनसार व्यवहार की वजह से सभी दलों की पसंद भी ओम बिरला अपने कार्यकाल में रहे। दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बन सकते हैं। 2019 में ओम बिरला स्पीकर बने थे, जब मोदी कार्यकाल का दूसरा कार्यकाल था। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां के सुरेश ने अपना नामांकन दाखिल किया है, विपक्ष के उम्मीदवार बने हैं। विपक्षी नेताओं की मौजूदगी जो है वो नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस बात को लेकर के कहा कि हमें डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो चाहिए विपक्ष को, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी और इसी के बाद से के सुरेश के तौर पर जो नामांकन है वो दाखिल कांग्रेस की तरफ से करा दिया गया। के सुरेश की अगर बात करें तो 8 बार सांसद अब तक बन चुके हैं। 2012 से 2014 तक के केंद्र में राज्य मंत्री भी के सुरेश थे। Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50 we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष शर्तों पर राजनीति करना चाहता है। दबाव की राजनीति विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, यह हमें स्वीकार नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि राजनाथ सिंह ने विपक्ष ओम बिरला की उम्मीदवारी के बारे में बताया और समर्थन की अपील की, लेकिन विपक्ष ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के लिए हमको समर्थन चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तब मिल बैठकर बात करेंगे, लेकिन विपक्ष का कहना था कि हमें अभी के अभी डिप्टी स्पीकर पद के लिए समर्थन चाहिए। देखिए, अध्यक्ष के विषय पर बात करने के लिए श्री वेणुगोपाल जी और टीआर बालू साहब आए थे और माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा उन्होंने की। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें अब एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती है। अभी इसी समय आप इस शर्त को स्वीकार करिए तो शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। अब वो क्या करेंगे वो जाने। हम लोगों ने अपनी तरफ से श्री ओम बिरला जी का नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं सांसद चिराग पासवान ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा हो। विपक्ष दबाव की राजनीति कर रहा है, लेकिन एनडीए आसानी से जीत जाएगी।
सर्वसहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। बढ़ेंगे आगे। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। आज आपातकाल के 49 साल पूरे हो गए। आपातकाल पर सियासी घमासान मचा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आज का दिन बहुत कुछ याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते हुए बैक टू बैक 4 पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। ये दिन हमें याद दिलाती है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। वो पोस्ट भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हुई, उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। आगे अमित शाह लिखते हैं कि साल 1975 में आज के ही दिन कांग्रेस का लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमित शाह ने लिखा कि अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश में सभी प्रकार के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी, संविधान में बदलाव किए और न्यायालय तक के हाथ बांध दिए गए थे। आपातकाल के खिलाफ संसद से सड़क पर उतरने वाले नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो इमरजेंसी की कहानी क्या है उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो ये बताता है कि इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक देश भर में लागू रही काला अध्याय के तौर पर इसे देखा जाता है और रेडियो पर इमरजेंसी की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की और ये इमरजेंसी लागू हुआ। उसके बाद से विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कई ऐसे बड़े नेता जिन्होंने इस आपातकाल का विरोध किया, आंदोलन किया। तो देखिए आज 25 जून है और आज ही के दिन 1975 को देश में आपातकाल लगा था। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। बीजेपी आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल है। तो देखिए इस दिन को लेकर के, इस तारीख को लेकर के बीजेपी हमलावर है और बीजेपी बार बार इस दिन को याद दिला रही है कि कैसे देश ने उस काले अध्याय को देखा और वो महीने जो बीते जहां पर मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई, जहां पर आपातकाल का विरोध जिन्होंने किया उनको जेल के अंदर डाल दिया गया और हर दमन किया गया। लगाने वाले लोगों ने कहीं ना कहीं संविधान को तार तार किया। आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। उनको तो इस देश की जनता के से आज के दिन माफी मांगना चाहिए कि आज ही वो काला दिन है जिसने इस देश में लोकतंत्र की हत्या होते देखा था। पूरी तानाशाही रवैया के तहत कांग्रेस ने पूरे देश को अपने तानाशाही रवैये के अंदर ले लिया था और आज के दिन उन्होंने हर चीज पर पाबंदी लगाई थी। देश में कई राज्यों को उन्होंने राष्ट्रपति शासन से भंग किया हुआ है। तो ऐसे चीजें कहीं न कहीं इस पूरे कांग्रेस के इतिहास को दिखाता है और आज उसी कांग्रेस के गोद में बैठे हुए लोग आज कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की दुहाई देते हैं। अरे जिनका जन्म ही संविधान को हमेशा खतरा दिया हो, जिन्होंने 1947 और 1950 में देश की कल्पना को इसलिए 2 भागों में विभाजित कर दिया क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था, तो जिन्होंने इस देश के विभाजन पे अपनी पद को बड़ा बनाया, वो आज क्या संविधान की दुहाई देंगे। ये तो इमरजेंसी थी, वो इतिहास बन गया और उसको लेकर के विपक्षी हर बार ये बोलते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगाया, लेकिन विगत 10 वर्षों से देश में जो अघोषित इमरजेंसी है, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जब जनता के हित में बात कही तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है।
उनको घर से उनका जो सरकारी आवास है उसको खाली करा दिया जाता है। तो अभी जो स्थिति है एकदम लोकतंत्र में अघोषित इमरजेंसी की जैसी बनी हुई है। तो आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर हमला जारी है। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आपातकाल के दौरान वे जुल्मों सितम के लिए कांग्रेसियों को माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए ये मांझी का पोस्ट सामने आया है और देखिए आज के दिन हर साल जो है सियासत तेज हो जाती है, लगातार जो बीजेपी है वो हमलावर होती है और कांग्रेसियों को उस दिन की याद दिलाती है, उस वक्त की याद दिलाती है। तो जीतन राम मांझी के पोस्ट पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने मांझी के बयान का समर्थन करते हुए आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या करने की बात कही, तो आरजेडी और कांग्रेस ने मांझी को नसीहत देते हुए कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है। लोकतंत्र की हत्या की गई थी। आज ही के दिन कांग्रेस ने संविधान की हत्या की गई थी और आज ये लोग बात करते हैं कि संविधान की हत्या कर रहे हैं हम लोग। अगर आज हत्या होती, अगर आज लोकतंत्र नहीं होता तो आप नहीं कह पाते कि चौकीदार चोर है। लेकिन उस समय किसी भी नेता प्रतिपक्ष का बयान हो, कोई पत्रकार अपने मन से कुछ भी छाप नहीं सकता था। इस तरह का अंकुश आपने मीडिया, कोर्ट, आमजन सब पर लगा दिया था। इसके लिए आपको आज माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार कार्यक्रम चला रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस संबंध में जीतन राम मांझी जी पहले अपने एनडीए के नेताओं के कार्यक्रम और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देख लेते तो वो इस तरह की बातें करने से पहले 100 बार सोचे होते। पिछले 10 वर्षों से देश में अघोषित इमरजेंसी है। जिस तरह से लोटस ऑपरेशन के तहत चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है चुनी सरकार को गिराने के लिए, लोगों को टारगेट करने के लिए, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है संवैधानिक पद वो नहीं दिया गया विपक्ष को पिछले टर्म में, तो ये पिछले मनमानी तरीके से मोदी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। बिहार में बढ़ते अपराध पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को लिखा कि बिहार में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रहे रिकॉर्ड तोड़ अपराध पर आपसे 2 शब्द निंदा की अपेक्षा है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आपको चुनाव के वक्त ही जंगल राज के जंगली सपने आते हैं। आपकी जानकारी और संज्ञान के लिए 2 से 3 दिन की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक सूची साझा कर रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार की आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया है और कहा है कि देखिए 2 से 3 दिनों की आपराधिक घटनाएं क्या है जिसकी मैं सूची भी साझा कर रहा हूं। तो तेजस्वी यादव के पोस्ट पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए जंगल राज की याद दिलाई है। बीजेपी जेडीयू का कहना है कि लालू राबड़ी राज में अपराधियों को सीएम आवास में पनाह दी जाती थी। नीतीश सरकार ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की है। चाह करके भी यह डाटा नहीं रिलीज कर पाएंगे कि ये अपराध हुए और इसमें अपराधी नहीं पकड़ा गया या जेल नहीं गया, जबकि उनके समय में जो अपराध करते थे वह शान से राज करते थे और मुख्यमंत्री आवास पे रहते थे। यादव जी अपराध पर राजनीतिक प्रवचन दे रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाओं पर हम कार्रवाई बताने को तैयार है कि घटना पर कोई बचता नहीं है कानून के जबड़े से, लेकिन आपको यह बताना चाहिए अपने माँ पिता से पूछकर कि 5243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू जी और राबड़ी जी के राज में, उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दीजिए, तब अपराध पर आप राजनीतिक प्रवचन दीजिए। तेजस्वी यादव जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसकी जांच में वही लोग दोषी पाएंगे जो किसी न किसी रूप से आरजेडी के द्वारा संरक्षित रहे होंगे, उनके द्वारा संपोषित रहे होंगे। एनडीए का कोई घटक दल ऐसे अपराधियों से, दबंगों से उतनी ही दूरी बनाता है जितनी दूरी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आरजेडी के लोगों से बनाते हैं। आज लगातार हर जगह गोलियों से भूना जा रहा है लोगों को, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार हो रहे हैं।
इसे अपराधी राज भी कहेंगे। तेजस्वी यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिहार में पूरी तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधी मस्त हैं और सरकार और प्रशासन पस्त है। लोकसभा चुनाव से पहले आरएलएम को एक लोकसभा सीट और एक विधान परिषद सीट देने की बात हुई थी। काराकाट लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा हार गए। अब बिहार विधान परिषद में खाली सीट को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रामबली चंद्रवंशी की खाली सीट पर जेडीयू से भगवान सिंह कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। बिहार विधान परिषद में खाली हुई सीट को लेकर चल रही अटकलों पर आरएलएम के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ने पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि बिहार में विधान परिषद की खाली सीट को लेकर मीडिया में चल रही खबर भ्रामक और गलत है। लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए में बनी सहमति के मुताबिक बिहार विधानसभा परिषद की खाली सीट आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलनी है। इसके लिए एनडीए के भीतर बातचीत जारी है, अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि रुपौली उपचुनाव में उन्होंने फैसला जनता पर छोड़ दिया है। वो किसी का सपोर्ट या विरोध नहीं कर रहे हैं। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि अगले 72 घंटे में वो बड़ा ऐलान करेंगे। रुपौली में विधानसभा उपचुनाव है, बीमा भारती टिकट ले आई है, उन्होंने नामांकन कर दिया है। पप्पू यादव का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, जो वहाँ के हालात है ना, मैं अपने वर्कर पर छोड़ दिया। मैंने कहा है कि ऐसी परिस्थिति जहाँ लगातार मर्डर हो रहे हो, माफियागिरी हो, राजनीतिकरण मर्डर का हो रहा हो, वहाँ पर राजनीतिकरण हो गया और इसके बावजूद मैं वहाँ पर क्या उम्मीद करूं? मैं तो सिर्फ इतना जनता से कहूंगा कि गलत आदमी को वोट मत दीजिए। मैं मौन हूं, न तो मुझे कोई लालू यादव जी या ना कोई तेजस्वी जी, न कांग्रेस से किसी ने हमें कहा कि आप मेरे गठबंधन की मदद करिए, और कांग्रेस तो वहाँ है ही नहीं। मैंने जनता के विवेक और अपने वर्कर को कहा है कि गलत आदमी के साथ खड़े मत होइए और अपने विवेक पर वोट दीजिए। तो आप किसी का सपोर्ट या विरोध नहीं करेंगे? नहीं, मैं गलत आदमी का विरोध हूँ। गलत आदमी को नहीं आना चाहिए। और नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। सीबीआई के कई अधिकारी पटना पहुंचे हैं। 4 बड़े अधिकारी ईओयू पहुंचे हुए हैं। ईओयू के डीजी के साथ बैठक हो रही है। नैयर हसनैन खान के साथ बैठक कर रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर के बैठक हो रही है और आगे की रणनीति को लेकर के बातचीत चर्चा जो है वो चल रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 4 बड़े अधिकारी ईओयू दफ्तर पहुंचे हैं, सीबीआई के अधिकारी। तो नीट पेपर लीक मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पुलिस सूत्रों से जानकारी, अहम जानकारी सामने आ रही है। गिरफ्तार आरोपियों से सीबीआई पूछताछ करेगी। बिहार और गुजरात से गिरफ्तार आरोपी हुए हैं। एक एक कर सभी आरोपियों को रिमांड पर सीबीआई लेगी और उनसे पूछताछ करेगी। सबूतों के फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार भी है और रिपोर्ट आने के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट का सीबीआई अध्ययन भी करेगी। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, अब सीबीआई के जिम्मे पूरी जांच की प्रक्रिया है और सीबीआई अब उन आरोपियों से भी पूछताछ करेगी। इसके लिए क्या तैयारी है? इसी तैयारी के लिए सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो ईओयू कार्यालय पहुंचे हैं और अभी जो एडीजी हैं ईओयू के नैयर हसनैन खान, उनके साथ इन लोगों की मीटिंग चल रही है। जो हमारे पुलिस सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है, बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि सीबीआई जो है उन 13 आरोपियों को एक एक कर रिमांड पे लेगी, जिनसे ईओयू ने और पटना पुलिस ने पूछताछ करी है। इस मामले में जो भी जानकारी ईओयू की तरफ से दिया गया सीबीआई को, उससे आगे और क्या कुछ बातें सामने निकल सकती है, इसको लेकर के ही रिमांड पर लिया जाएगा। और जब ये मामला सीबीआई की विशेष कोर्ट में जाएगी तो वहां से रिमांड मांगी जाएगी और एक एक कर सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ किया जाएगा। उनका जो कबूलनामा है, जो न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया है, उन कबूलनामों को फिर से वेरीफाई किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा और नई जानकारियां गैदर करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ जो इनके पास से जो साक्ष्य मिले थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो या दूसरे जिसकी प्रश्न पत्र हैं, उनकी जो एफएसएल से जांच होनी है, तो उस जांच रिपोर्ट का इंतजार भी सीबीआई कर रही है। जैसी जांच रिपोर्ट ईओयू के पास आएगी, वो रिपोर्ट जो है ईओयू सीबीआई को देगी और फिर फर्दर आगे की जो इंक्वायरी है उसमें सीबीआई जो है अपने कदम आगे बढ़ाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीबीआई के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो आज ईओयू पहुंचे हैं और यहाँ आकर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ, माफी एडीजी ईओयू के साथ जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कुछ चलिए, बिल्कुल अमित, इस पूरी हलचल पर नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस
खबर के लिए आपका। और देखिए मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ गई है। महिला कंप्यूटर ऑपरेटर को गोली मार दी गई है। मुजफ्फरपुर से यह बड़ी खबर, स्कूटी लूटने की कोशिश हो रही थी और इसी दौरान गोली अपराधियों ने चला दी। महिला को 4 गोली मारी गई है। यह बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज जो है वो कराया जा रहा है। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।